नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 18 जनवरी 2026 दिन रविवार, तिथि अमावस्या है। चलिए देखते हैं आज की 25 बड़ी और मुख्य खबरें। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की। 17 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को करीब 14 घंटे में तय करेगी। ट्रेन में 3 एसी, 2 एसी और 1 एसी सहित कुल 16 आधुनिक कोच हैं। इसमें आरामदायक स्लीपर बर्थ, ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो वैक्यूम टॉयलेट, सीसीटीवी, कवच सुरक्षा प्रणाली और भोजन सुविधा दी गई है। यह ट्रेन लंबी दूरी की रात की यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा एकनाथ शिंदे गठबंधन महायुति ने 114 से अधिक सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और ठाकरे परिवार का 28 सालों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और शिंदे की शिवसेना ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त ताकत मराठी वोटों को एकजुट नहीं कर पाई। परिणाम ये दिखाते हैं कि मुंबई में मराठी अस्मिता के बजाय विकास और शासन का मुद्दा सत्ता मंत्र बन गया है। इस जीत को महायुति की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट का फल माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में जारी हिंसा के बीच वहां से लौटे भारतीयों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने परिजनों से मिलकर भावुक होकर हालात बयां किए। लोगों ने बताया कि ईरान में 28 दिसंबर से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लौटे भारतीयों ने कहा कि इंटरनेट बंद होने के कारण वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और हर दिन डर के साए में गुजर रहा था। सड़कों पर आगजनी, गोलीबारी और सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात बेहद खराब हो गए थे। भारत लौटकर उन्होंने राहत की सांस ली और सरकार का आभार जताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद GRAP 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब सड़कों के निर्माण, ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग, तोड़फोड़ और गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। राख, सीमेंट, ईंट और मलबे से उड़ने वाली धूल को प्रदूषण की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। बढ़ते AQI और घने कोहरे के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत ने ट्रंप प्रशासन के दबाव में ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना नियंत्रण कमजोर कर दिया, जिससे करीब 1100 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि व्यर्थ चली गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था, क्योंकि इससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिलती थी। पार्टी ने विदेश नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस फैसले से भारत को कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2025 की कट ऑफ सूची जारी कर दी है। इस कट ऑफ में सामान्य, OBC, SC, ST सहित सभी वर्गों के न्यूनतम अंक जारी किए गए हैं, जिससे उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि वे चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र हैं या नहीं। अभ्यर्थी RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कट ऑफ जारी होने से लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है और अब आगे की चयन प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्राइवर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा लगभग 2 महीने पहले करीब 2700 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब अपना परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणियों सामान्य, OBC, SC और ST के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। कट ऑफ को अभ्यर्थियों की प्रदर्शन के आधार पर तय किया गया है। सफल उम्मीदवार आगे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। इससे जुड़े निर्देश और कट ऑफ विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिससे अभ्यर्थी आसानी से अपनी स्थिति जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि 20 जनवरी को भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। पार्टी संगठन के अनुसार नामांकन, जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस चुनाव में अध्यक्ष का चयन निर्विरोध हो सकता है। नया अध्यक्ष लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी की रणनीति
संगठन विस्तार और राज्यों में चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी संभालेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बदलाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा की राजनीतिक दिशा इसी नेतृत्व पर निर्भर करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रस्तावित कानून के तहत दवाइयों, खाद्य सामग्री और जरूरी मेडिकल सप्लाई को मानवीय आधार पर ईरान भेजा जाएगा, जिस पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस व्यवस्था से भारत पर अमेरिका सीधे कार्रवाई नहीं कर पाएगा। भारत का तर्क है कि मानवीय जरूरतों से जुड़ा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में आता है। इससे ईरान में आम नागरिकों को राहत मिलेगी और भारत की कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह कदम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में ई कोलाई से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राज्य सरकार के शहरी विकास मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग यहां पानी पीकर मर रहे हैं और यही तथाकथित अर्बन मॉडल है। राहुल गांधी ने पीड़ितों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ी जाएगी। उन्होंने साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। राहुल ने कहा कि जनता की जान से बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता और सरकार को तुरंत जवाबदेही तय करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है, जो लंबी दूरी की यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें एसी स्लीपर कोच, ऑटोमेटिक दरवाजे, बेहतर सुरक्षा सिस्टम और शांत सस्पेंशन तकनीक शामिल है। शुरुआती चरण में यह ट्रेन प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाले रूट पर चलेगी। किराया सामान्य स्लीपर से अधिक लेकिन प्रीमियम ट्रेनों से कम रखा जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को भी सुविधा मिले। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का नया विकल्प बनेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान पर लगाए गए 25% टैरिफ का असर कानपुर के निर्यात कारोबार पर साफ दिखने लगा है। चमड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े निर्यातकों में चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से ईरान में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे ऑर्डर कम होने की आशंका है। इसी कारण निर्यातक नए ऑर्डर लेने में सतर्कता बरत रहे हैं और पुराने अनुबंधों की शर्तों की भी दोबारा समीक्षा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हालात जल्द नहीं बदले तो कानपुर के निर्यात कारोबार पर इसका सीधा आर्थिक दबाव पड़ सकता है और रोजगार पर भी असर पड़ने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूरोपीय संघ के विमानन नियामक EASA ने सभी एयरलाइनों को ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने की सख्त चेतावनी जारी की है। नियामक ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य और सुरक्षा जोखिम नागरिक विमानों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। एयरलाइनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और उड़ान योजना में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। इस चेतावनी के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों ने अपनी फ्लाइट रूटिंग में बदलाव शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे यात्रा समय और ईंधन लागत बढ़ सकती है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा काम वैसा दाम के सिद्धांत पर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चलना होगा। निवेशकों से मनमानी फीस वसूलने के खेल पर नियामक संस्था ने सख्ती दिखा दी है। नए नियमों के तहत फंड हाउस अब केवल बेहतर प्रदर्शन और पारदर्शी सेवाओं के आधार पर ही शुल्क ले सकेंगे। कमजोर रिटर्न देने वाले फंड्स को ऊंची फीस लेने की अनुमति नहीं होगी। इससे निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निवेशकों के हितों की बेहतर रक्षा हो सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह प्रदर्शन ईरान में जारी हालिया घटनाओं और मानवाधिकार उल्लंघनों के विरोध में किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के बाहर नारेबाजी की और बैनर लेकर ईरानी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हालात पर नजर रखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में लापरवाही का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लिफ्ट में सिर फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था वह खराब थी और उसे मोटर की मदद से जुगाड़ के सहारे चलाया जा रहा था। हादसे के दौरान युवक का सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने बिल्डिंग प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल CBI चार्जशीट पर बचाव पक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
अदालत में दलील दी गई कि चार्जशीट कट पेस्ट है और उसमें केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि जांच एजेंसी ने केवल आरोप दोहराए हैं, लेकिन किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य, दस्तावेज या गवाह से केजरीवाल की भूमिका साबित नहीं होती। वहीं सीबीआई ने आरोपों को गंभीर बताते हुए चार्जशीट को पूरी तरह कानूनी बताया है। अब अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के 7 राज्यों में 26 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि ड्रग तस्करी से अर्जित करोड़ों रुपए को अलग अलग खातों, शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया था। ईडी को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली है। एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े तस्करों, फाइनेंसरों और सहयोगियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनके खिलाफ महाभियोग और संसदीय जांच का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने माना कि संविधान के तहत न्यायाधीशों के आचरण की जांच का अधिकार संसद को है और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय हैं। इस फैसले के बाद अब संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मामला न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ा बताया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में शराब की खपत को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राजधानी के लोगों ने सिर्फ एक साल में करीब 8,254 करोड़ रुपए की शराब खरीद ली। आबकारी विभाग के अनुसार बियर, वाइन और देसी विदेशी शराब की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार को इस बिक्री से बड़ा राजस्व जरूर मिला, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़े, अवैध बिक्री रुके और राजस्व के साथ साथ जिम्मेदार उपभोग को भी बढ़ावा दिया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टल गया, जब एयर इंडिया के एक विमान की चपेट में एयरपोर्ट पर खड़ा कार्गो कंटेनर आ गया। घटना टैक्सिंग के दौरान हुई, जब विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था। टक्कर से कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि विमान के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयर इंडिया की तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 18 जनवरी को मौसम ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। IMD ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार समेत 6 राज्यों के लिए बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, धीमी गति से वाहन चलाने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।